नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू ड्रीम IAS। सभी को राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखिए, अभी तक हमने अप्रैल तक, मई तक का सभी करंट कवर कर लिया है। आज जो हम करंट कवर करने वाले हैं वो 1 जून से लेकर 15 जून तक का करंट कवर करेंगे। ठीक है, 1 जून से लेकर 15 जून तक का करंट कवर करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। बस वीडियो को शुरू करने से पहले बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है, और जो इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। पहला क्वेश्चन है, एक बुक है हाउ चाइना सी इंडिया। हाउ चाइना सी इंडिया एंड द वर्ल्ड। हाउ चाइना सी इंडिया एंड द वर्ल्ड। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? 2022 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? हाउ चाइना सी इंडिया एंड द वर्ल्ड। इस पुस्तक के लेखक हैं श्याम शरण। कौन है भाई? श्याम शरण। देखिए, सभी पुस्तकें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं जो, जैसे कि रस्किन बॉन्ड हैं, अरुंधति रॉय है, ठीक है, ये और आपके बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिनकी बुक्स लगातार रिपीट होती रहती हैं। या कोई ऐसा टॉपिक हो जिसके ऊपर बुक लिखी गई हो और वो चर्चा में रहा हो, तो ऐसा टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर जो चर्चा में रहा हो विषय, ऐसी बुक्स आपसे पूछी जाती हैं। तो चाइना और भारत का विवाद कुछ ना कुछ चलता ही रहता है किसी न किसी प्रकार से, चाहे वो सामान को लेकर हो, चाहे वो सीमा का विवाद हो। ठीक है, तो इसीलिए ये पुस्तक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एक पुस्तक है जिसका नाम है हाउ चाइना सी इंडिया एंड द वर्ल्ड। इस पुस्तक के लेखक कौन है भाई? श्याम शरण। ठीक है, श्याम शरण। देखिए, कुछ पुस्तकें हैं 2022 की। एक पुस्तक है आपकी लिसन टू योर हार्ट। लिसन टू योर हार्ट। ठीक है, द लंदन एडवेंचर। द लंदन एडवेंचर। इस पुस्तक के लेखक कौन है भाई? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। आगे बात करते हैं, एक पुस्तक है अ प्लेस कॉल्ड होम। अ प्लेस कॉल्ड होम। इस पुस्तक के लेखक कौन है भाई? तो इस पुस्तक के लेखक हैं प्रीति शेनॉय। प्रीति शेनॉय। ठीक है, आगे बात करें, एक पुस्तक है जिसका नाम है द बॉय हु रॉट कॉन्स्टिट्यूशन। द बॉय हु रॉट कॉन्स्टिट्यूशन। इस पुस्तक के लेखक हैं राजेश तलवार। राजेश तलवार। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक लास्ट बुक है हियर योर सेल्फ। हियर योर सेल्फ। इस पुस्तक के लेखक हैं प्रेम रावत। प्रेम रावत। ठीक है, ये बुक इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान रखना। बुक है आपकी हाउ चाइना सी इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये श्याम शरण की है। कुछ अन्य बुकें हैं जैसे लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर, रस्किन बॉन्ड की है। अ प्लेस कॉल्ड होम, प्रीति शेनॉय की है। द बॉय हु रॉट कॉन्स्टिट्यूशन, राजेश तलवार की बुक है। और हियर योर सेल्फ, प्रेम रावत की बुक है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जापान के फुगाकू। जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर से भी तेज दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बन गया है?
अभी तक जापान का एक कंप्यूटर था जिसका नाम था फुगाकू। यह दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर था। जापान के सुपर कंप्यूटर फुगाकू को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बन गया है? तो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है फ्रंटियर। कौन सा बन गया है भाई? फ्रंटियर। ये कौन से देश का है? ये अमेरिका का है। अमेरिका का सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। आपको पता है कि भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का सुपर कंप्यूटर है परम अनंत। ठीक है, परम अनंत और परम सिद्धि। जो वर्तमान में भारत के सुपर कंप्यूटर हैं वो हैं परम अनंत और परम सिद्धि। भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था परम पद्मा। परम पद्मा, ठीक है, परम पद्मा भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था और वर्तमान में परम अनंत और परम सिद्धि भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हैं। सुपर कंप्यूटर होते क्या हैं? सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो अन्य कंप्यूटरों की तुलना में बहुत ज़्यादा तेज काम करते हैं। ठीक है, उनमें काफ़ी अन्य कंप्यूटरों की तुलना में उनमें काफ़ी बल होता है, वो बहुत ही तेज़ी से काम करते हैं। क्लियर? करोड़ों की गणना, अरबों की गणना सेकंडों में, ठीक है, सेकंडों में कर देते हैं, वो होते हैं आपके सुपर कंप्यूटर्स। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय डाक विभाग ने पहली पायलट परियोजना के तहत ड्रोन की मदद से किस स्थान पर डाक पहुंचाई है? ठीक है, भारतीय डाक विभाग द्वारा पहली पायलट परियोजना के तहत किस स्थान पर डाक पहुंचाई है? किस स्थान पर डाक पहुंचाई है? ड्रोन के द्वारा, ठीक है, ड्रोन द्वारा किस स्थान पर डाक पहुंचाई है? भारतीय डाक विभाग द्वारा पहली पायलट परियोजना के तहत ड्रोन के द्वारा किस स्थान पर डाक पहुंचाई गई है? तो ये पहुंचाई गई है भाई कच्छ, गुजरात में। गुजरात का एक क्षेत्र है कच्छ, वहां पर पहुंचाई गई है ड्रोन के द्वारा। पहली बार डाक पहुंचाई गई है ड्रोन के द्वारा। ठीक है, कितनी दूरी भेजी गई थी भाई? 46 किलोमीटर दूर भेजा गया था ड्रोन डाक पहुंचाने के लिए। और कितना समय लगा था? 25 मिनट का समय लगा था। 25 मिनट में 46 किलोमीटर की दूरी तय करके एक ड्रोन कच्छ, गुजरात में उसने एक डाक पहुंचाई है। ठीक है, ये जो शुरू की गई थी, ये किस योजना के तहत शुरू किया गया था ये काम? पायलट परियोजना के तहत। पायलट परियोजना होती क्या है? देखिए, किसी भी योजना को पूर्ण रूप से सोचकर, समझकर और लागू करने से पहले जो ट्रायल किया जाता है उसी को कहते हैं पायलट परियोजना। ठीक है, सोच समझकर लागू करने से पहले जो ट्रायल किया जाता है उसी को कहते हैं पायलट परियोजना। तो पहली पायलट परियोजना के तहत ड्रोन के द्वारा डाक पहुंचाई गई थी कच्छ, गुजरात में, जो 46 किलोमीटर की दूरी तय करके 25 मिनट में डाक पहुंचाई गई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस खिलाड़ी ने लगातार 20 वर्षों तक यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ
के एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कार्य किया है? किस खिलाड़ी ने लगातार 20 वर्षों तक, यूनिसेफ एक संस्था है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, तो किस खिलाड़ी ने लगातार 20 वर्षों तक यूनिसेफ के एक एम्बेसडर के रूप में कार्य किया है? तो ये हैं महान भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, ठीक है। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने लगातार 20 वर्षों तक यूनिसेफ के एक एम्बेसडर के रूप में कार्य किया है। एम्बेसडर होता क्या है? जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, जो प्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं किसी चीज का प्रचार करूं, उसके अच्छे के लिए सोचूं, उसका प्रचार प्रसार करूं, उसकी बातें लोगों तक पहुंचाऊं, तो मैं उसका एम्बेसडर हो जाता हूं, ठीक है। ऐसे ही सचिन तेंदुलकर ने लगातार 20 वर्षों तक यूनिसेफ के लिए एक एम्बेसडर के रूप में कार्य किया है। बात करें तो सचिन तेंदुलकर को 2003 में यूनिसेफ का एम्बेसडर चुना गया था भारत को पोलियो मुक्त बनाने के लिए। भारत को पोलियो मुक्त बनाने के लिए 2003 में सचिन तेंदुलकर को यूनिसेफ का एम्बेसडर चुना गया था। यूनिसेफ है क्या भाई? तो यूनिसेफ एक संस्था है, ठीक है, जिसका नाम है, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना हुई थी, इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। मुख्यालय कहाँ है भाई? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? टोरे हैड्रम इसके अध्यक्ष हैं। सचिन तेंदुलकर ने लगातार 20 वर्षों तक यूनिसेफ के एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कार्य किया, एक एम्बेसडर के रूप में कार्य किया है। यूनिसेफ ने 2003 में भारत को पोलियो मुक्त बनाने के लिए सचिन तेंदुलकर को एक एम्बेसडर के रूप में चुना था, जो अब 2023 तक यूनिसेफ के एक एम्बेसडर के रूप में जिन्होंने कार्य किया है। यूनिसेफ है क्या? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 11 दिसंबर 1946 को। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसके अध्यक्ष हैं टोरे हैड्रम, ठीक है। जो विश्व में, ये एक ऐसी संस्था है जो विश्व में बच्चों के कल्याण के लिए योजनाएं तैयार करती है और ध्यान रखती है, ठीक है। आगे बात करें, चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के छात्रों के भविष्य के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए, अनुसूचित जाति के छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए श्रेष्ठ योजना 2022। कौन सी योजना भाई? श्रेष्ठ योजना 2022। फिर से बोल रहा हूं, अनुसूचित जाति के छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए श्रेष्ठ योजना 2022 को किसके द्वारा शुरू किया गया है? श्रेष्ठ योजना 2022 को किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं कौन? तो भैया ये हैं वीरेंद्र सिंह। कौन है? वीरेंद्र सिंह हैं केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, जिन्होंने अनुसूचित जाति के जितने भी छात्र हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए एक योजना चलाई है जिसका नाम है श्रेष्ठ योजना 2022, ठीक है। इस योजना के तहत जो बच्चे हैं उनके जो 9th 10th 11th 12th में जो स्कूल छोड़ने की जो दर है, स्कूल छोड़कर काम पर लग जाते हैं, है ना, तो उस चीज़ को
कम करने की, उस दर को कम करने के लिए, यानी कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूलों में भर्ती रहें, कोई भी पढ़ाई ना छोड़े, इसके लिए और शिक्षा को एक नए तरीके से शुरू करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ये संस्था है लंदन की। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन, ठीक है, ये एक संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। कहां की संस्था है भाई? ये लंदन की संस्था है। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के अनुसार दुनिया का पहला जैविक राज्य है। इनके अनुसार दुनिया का पहला जैविक राज्य और दुनिया का पहला अपराध मुक्त राज्य कौन सा है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की एक संस्था है जिसके द्वारा दुनिया का पहला जैविक राज्य और दुनिया का पहला अपराध मुक्त राज्य कौन सा है? ठीक है, तो ये राज्य है भैया कौन सा? सिक्किम। सिक्किम को लंदन की एक संस्था जिसका नाम है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इसने सिक्किम को दुनिया का पहला जैविक राज्य और भारत का नहीं, दुनिया का पहला अपराध मुक्त राज्य घोषित किया है। ठीक है, अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर है यहाँ के गंगा प्रसाद। ठीक है, सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को। ठीक है, क्योंकि सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, इस पर चोग्याल वंश का शासन था। ठीक है, तो सिक्किम की स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को। आगे बात करें, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों से घिरा हुआ है, एक तरफ नेपाल से, एक तरफ भूटान से और ऊपर से चीन से। भूटान, नेपाल और चीन 3 देशों से घिरा हुआ है ये सिक्किम। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी पुरस्कार 2022। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी पुरस्कार 2022 जिसको हम बोलते हैं आईफा अवार्ड। ठीक है, 2022 अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी पुरस्कार आईफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? आईफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है भाई? तो आईफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं विक्की कौशल। कौन? विक्की कौशल। ठीक है, आईफा अवार्ड 2022 में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं वो हैं विक्की कौशल। इनकी कौन से किरदार के लिए? इन्हें सरदार उधम सिंह के किरदार के लिए। सरदार उधम सिंह, इनकी एक फिल्म आई थी 2022 में सरदार उधम सिंह। ठीक है, तो इस फिल्म में सरदार उधम सिंह के किरदार के लिए इन्हें आईफा अवार्ड 2022 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है जल स्रोतों को साफ सुथरा रखने के लिए। जल स्रोत जैसे कि पोखर, तालाब, नहर, कुएं, है ना, और झील। ठीक है, जल स्रोतों को साफ सुथरा रखने के लिए और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए, जल स्रोतों को साफ सुथरा रखने के लिए और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए किसके द्वारा पुनीत सागर अभियान शुरू किया गया है? पुनीत सागर अभियान। फिर से बोल रहा हूं, जल स्रोत आपके बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपका पोखर है, तालाब है, झील है, नहर है ना, नदियां हैं। इनको साफ सुथरा रखने के लिए किसके द्वारा पुनीत सागर अभियान, ठीक है, इनको साफ सुथरा रखने के लिए और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए किसके द्वारा पुनीत सागर अभियान की शुरुआत की गई है भाई?
तो ये शुरुआत की गई है राष्ट्रीय क्रेडिट कोर के द्वारा। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर जिसको हम बोलते हैं एनसीसी, ठीक है, एनसीसी के द्वारा नदी, तालाब, पोखर, कुएं, ठीक है, झील, इन सबको साफ सुथरा रखने के लिए, प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए पुनीत सागर अभियान की शुरुआत की गई है एनसीसी के द्वारा। एनसीसी की बात करें भैया तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं गुरबीपाल सिंह, गुरबीपाल सिंह, गुरबीर पाल सिंह, ठीक है। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं गुरबीर पाल सिंह। चलिए आगे बात करते हैं भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक। भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंधक कौन बने हैं? भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंधक कौन बने हैं भाई? तो एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंधक बने हैं, कौन बने हैं? आलोक कुमार चौधरी। आलोक कुमार चौधरी बने हैं एसबीआई के नए प्रबंधक। इन्होंने किसका स्थान लिया है भाई? तो इन्होंने अश्वनी भाटिया का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? अश्वनी भाटिया का स्थान लिया है, ठीक है। एसबीआई के नए प्रबंधक बने हैं कौन? आलोक कुमार चौधरी, जिन्होंने अश्वनी भाटिया का स्थान लिया है। अगर एसबीआई की बात करें तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम एसबीआई रख दिया गया था। इसका मुख्यालय भाई नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष कौन हैं? इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा एसबीआई के अध्यक्ष हैं, जिसकी स्थापना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा, जिसके हाल ही में नए प्रबंधक बने हैं आलोक कुमार चौधरी। किसके स्थान पर? अश्वनी भाटिया के स्थान पर। ये ट है, भाटिया के स्थान पर, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का क्या स्थान रहा है? सतत जो वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट है यह हर साल जारी की जाती है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो भैया इसमें 163 देशों में, 163 देशों में भारत का स्थान है 121वां, ठीक है। 163 देशों में भारत का स्थान 121वां है। क्लियर, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर बात करें तो इस रिपोर्ट में जो पहला स्थान रहा है वो है फिनलैंड। फिनलैंड जो देश है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है डेनमार्क और तीसरे स्थान पर है स्वीडन, ठीक है। ये 3 देश फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं। वहीं 163 देशों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट है उसमें भारत का स्थान है 121वां। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो है क्या? तो यूएन के द्वारा हर देश को 20 गोल्स दिए गए हैं, 17 गोल्स दिए गए हैं, जिन्हें हम
17 लक्ष्य दिए गए हैं जिन्हें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। ठीक है, इन गोल्स की बात करें तो इन गोल्स में जेंडर इक्वालिटी, स्वच्छ पानी, शिक्षा, गरीबी को नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, इस टाइप के लक्ष्य होते हैं जो हर देश को पूरे करने होते हैं। अपने देश से गरीबी खत्म करना, भूखमरी खत्म करना, लैंगिक समानता आनी चाहिए, शिक्षा बढ़नी चाहिए, औद्योगिक विकास होना चाहिए, साफ पानी मिलना चाहिए लोगों को। ऐसे ऐसे 17 लक्ष्य रखे जाते हैं। जो देश इन 17 लक्ष्यों को पूरा करता रहता है उसे इस रिपोर्ट में स्थान मिलता रहता है। तो इस रिपोर्ट में जो भारत का स्थान है वो 163 देशों में 121वां है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, रणजी ट्रॉफी 2021-22 में, रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है भाई? तो ये जीता है मध्य प्रदेश ने। किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब। ठीक है, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश ने किसे हराकर ये अवार्ड जीता है भाई? किसे हराकर ये ट्रॉफी जीती है? तो मुंबई को हराकर ये ट्रॉफी जीती है मध्य प्रदेश ने। रणजी ट्रॉफी में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था भाई? 8 टीमों ने भाग लिया था। 8 टीमें थीं रणजी ट्रॉफी 2021-22 में। ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है मध्य प्रदेश ने। किसे हराकर? मुंबई को हराकर। आयोजन की बात करें तो आयोजन कहां हुआ था भाई? तो आयोजन हुआ था बेंगलोर में। आयोजन हुआ था बेंगलोर कर्नाटक में। ठीक है, आयोजन बेंगलोर कर्नाटक में हुआ था। अगर बात करें मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा? मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा? या ये कहें कि सर्वाधिक रन किसने बनाए? सर्वाधिक रन किसने बनाए या मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा? तो ये रहा सरफराज खान। सरफराज खान। कितने रन बनाए भैया इसने? तो इन्होंने 982 रन बनाए थे। मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा रणजी ट्रॉफी में? तो यह सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? तो सरफराज खान ने 982 रन बनाए। ये कौन सी टीम से थे? ये मध्य प्रदेश की टीम से थे। ठीक है, मध्य प्रदेश की टीम से थे। अच्छा, रणजी ट्रॉफी का जो संस्करण था ये कौन सा संस्करण था? 87वां संस्करण था। ठीक है, 87वां संस्करण था रणजी ट्रॉफी का, ये भी ध्यान रखना। आगे बात करें भाई तो अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, मिस इंडिया 2022, मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है भाई? तो ये जीता है सिद्धि सदानंद शेट्टी ने। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, मिस इंडिया 2022। मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये हैं सिनी सदानंद शेट्टी ने। सिनी सदानंद शेट्टी। सिनी सदानंद शेट्टी जो कर्नाटक की हैं। कहाँ की हैं? कर्नाटक की हैं। इन्होंने मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। ये जो आयोजन हुआ था ये कहाँ हुआ था? आयोजन हुआ था भैया मुंबई में। आयोजन कहाँ हुआ था? मुंबई में। ठीक है, मिस इंडिया 2022 कौन बनी थी? सिनी सदानंद शेट्टी। ठीक है, कर्नाटक की हैं, आयोजन हुआ था मुंबई में। चलिए अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, ध्यान से देखना जरा इसे। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 कौन बनी थी भाई? मिस इंडिया 2022, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड इससे थोड़ा ऊपर होता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 कौन बनी थी? ये बनी थी खुशी पटेल। खुशी पटेल।
ठीक है। मिस इंडिया 2022 बनी थी श्री सदानंद शेट्टी और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 बनी थी खुशी पटेल। आगे बात करें मिस वर्ल्ड 2021, मिस वर्ल्ड 2021 कौन बनी थी? तो मिस वर्ल्ड 2021 बनी थी कैरोलिना वलावस्का, कैरोलिना विलावस्का। ये पोलैंड की हैं, पोलैंड, ठीक है। मिस वर्ल्ड 2021 कौन बनी थी? कैरोलिना विलावस्का, ये पोलैंड की हैं। अब बात करते हैं मिसेस वर्ल्ड 2022, मिसेस वर्ल्ड 2022, मिसेस वर्ल्ड 2022 कौन बनी थी भाई? तो अमेरिका की शाइलिन फोर्ड, शाइलिन फोर्ड, ठीक है, यूएस की हैं शाइलिन फोर्ड जो मिसेस वर्ल्ड 2022 बनी थी। आगे बात करें मिस यूनिवर्स 2021 कौन बनी थी? मिस यूनिवर्स 2021 कौन बनी थी भाई? तो मिस यूनिवर्स 2021 बनी थी हरनाज संधू, हरनाज संधू, भारत की हैं, चंडीगढ़ की हरनाज संधू मिस यूनिवर्स 2021 बनी थी, ठीक है। आगे बात करें मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021, मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021, मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021, गैलेक्सी 2021 ये कौन बनी थी भाई? तो ये बनी थी निकिता सोकल, डॉक्टर निकिता सोकल, डॉक्टर निकिता सोकल बनी थी मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021। फिर से बात करते हैं मिस इंडिया 2022 कौन बनी है? श्री सदानंद शेट्टी। वही बात करें मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 कौन बनी? खुशी पटेल, ठीक है। मिस वर्ल्ड 2021 कौन बनी है? कैरोलिना विलावस्का जो कि पोलैंड की हैं। मिसेस वर्ल्ड 2022 कौन बनी है? शाइलिन फोर्ड जो कि यूएसए की हैं। मिस यूनिवर्स 2021 कौन बनी थी? हरनाज संधू जो कि चंडीगढ़ की हैं। मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 कौन बनी थी? निकिता सोकल, डॉक्टर निकिता सोकल, ठीक है। आगे बात करें, चलिए अगला क्वेश्चन है केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद ने, केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद ने, केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद ने G20 देशों के, G20 देशों की बैठक 2022, बैठक 2022 में कहां भाग लिया था? भारत के केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद ने G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2022 में कहां भाग लिया था? कहां भाग लिया था भाई? तो यह भाग लिया था बाली में। और बाली कौन से देश में पड़ता है? बाली पड़ता है इंडोनेशिया में। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, केंद्रीय विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद, उन्होंने G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी 2022 में, उसमें कहां भाग लिया है? कहां भाग लिया है? तो बाली इंडोनेशिया में। तो G20 देशों के विदेश मंत्रियों की जो बैठक 2022 हुई है वो कहां हुई है? बाली इंडोनेशिया में। अगर G20 की बात करें तो G20 एक ग्रुप है जिसमें 20 देश आते हैं, जिसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1999 में। 26 सितंबर 1999 को G20 देशों के जो ग्रुप है उसकी स्थापना हुई थी। भारत भी इसका मेंबर है, ठीक है, भारत भी इसका मेंबर है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं, किसके द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए, किसके द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नारकोस 2022 चलाया गया है? 2022 में एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन नारकोस। ये किसके द्वारा चलाया गया है? नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नारकोस 2022 में चलाया गया है। रेलवे बल
सेवा के द्वारा, यानी कि रेलवे बल सेवा, या ये क्या है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा, रेलवे सुरक्षा बल सेवा के द्वारा, ठीक है, आरपीएफएस, जिसको आप आरपीएफ के नाम से भी जानते हो, बाद में इसका नाम एस भी हो गया है। तो रेलवे सुरक्षा बल सेवा के द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए, ठीक है, चरस, गांजा, अफीम, इन चीज़ों को रोकने के लिए ऑपरेशन नारकोस नामक एक अभियान चलाया गया था 2022 में। अगर आरपीएफ की बात करें तो आरपीएफ की स्थापना हुई थी 1959 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं संजय चंदर। कौन है वही अध्यक्ष? संजय चंदर। और जो रेलवे सुरक्षा बल सेवा, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये रेल मंत्रालय के अंतर्गत आती है और रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, ठीक है। तो ऑपरेशन नारकोस नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया एक अभियान था रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफ के द्वारा। आरपीएफ की स्थापना 1959 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष संजय चंदर हैं। आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल सेवा है वो रेलवे डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है और रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, ठीक है। देखिए, ये तो थी आज की न्यूज़ जिसमें हमने 1 जून से लेकर 15 जून तक का करंट कवर किया है, ठीक है। कल जो मैं आपको वीडियो दूंगा उसमें 16 जून से स्टार्ट होगा आपका करंट, क्लियर। 16 जून से लेकर 30 जून तक का उसमें करंट होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। बस लास्ट में आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करा करो यार। वीडियो को लाइक करने से हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है। वीडियो को लाइक किया करो, प्यारे प्यारे कमेंट्स करो, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को यार शेयर किया करो, ठीक है। दूसरों तक वीडियो पहुँचाया करो प्लीज़। और आगे बात करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। सभी को राधे राधे।